दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में एक बार फिर से चर्चा कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक के अंदर पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने काफी शानदार प्रदर्शन देखा। मैंने आपके साथ इस चीज को बीते हुए कल में भी डिस्कस किया, जहां इस स्टॉक के अंदर लगभग 11.5% से ज्यादा की ही तेजी हमको महज 5 दिनों के अंदर देखने को मिल गई। ये स्टॉक 526 के हाई बनाने के बाद में वहां से 387 रुपए के लेवल तक गिरता दिखाई पड़ा, लेकिन वहां से मैजिकली इस स्टॉक के अंदर हमको वापस से तेजी देखने को मिली और फिर से ये स्टॉक एक बार 450 रुपए के आसपास के लेवल पे पहुंच गया है। अब इस स्टॉक के अंदर क्या संभावनाएं बनती हैं, किस प्रकार से इस स्टॉक की गिरावट को हमको स्टडी करना चाहिए, आने वाले भविष्य में इस स्टॉक के पास में क्या पोटेंशियल्स हैं और वो क्यों पोटेंशियल्स दिखाई पड़ते हैं, इन सब की चर्चा आपके साथ में इस वीडियो के अंतर्गत करने का प्रयास करूंगा। वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह इस डिस्क्लेमर से ही करना चाहूंगा कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर बिल्कुल डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। किसी भी आधार पर आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना, ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती भी आपको नहीं करनी है। आप बिना किसी देरी के बात करते हैं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, इस स्टॉक का प्राइस एक्शन तो काफी रोमांचक है। अगर मैं थोड़ा सा आपके साथ में चीजों को और भी विस्तृत तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करूं तो मैं यहां से चलूंगा 5 साल पीछे, बात करूंगा आपके साथ में वेदांता के प्राइस एक्शन के बारे में। ये स्टॉक मार्केट में कोरोना टाइम पे, यानी कि कोरोना जब हमको देखने को मिला था, लॉकडाउन जब आया था, तो इस स्टॉक का प्राइस हमको गिरते पड़ते बहुत नीचे आता दिखाई पड़ा था और 63-64 रुपीज की रेंज तक ये स्टॉक हमको मार्केट में टूटता हुआ नजर आया। उस मौके पे कंपनी की तरफ से कुछ कंपनी को डीलिस्ट कराने के बारे में चर्चाएं हुई, कुछ यहाँ पे प्रयास हुए, बहुत सारी चीज़ें होती हुई दिखाई पड़ी। खैर वो चीज़ें माफ कीजिएगा, डीलिस्टिंग फेल हुई। उसके बाद में कंपनी ने अपने प्रयास आगे करे, फिर ये स्टॉक महज 63 रुपीज़ के लेवल से लेकर के हमको मार्केट में लगातार दौड़ता दिखाई पड़ा और भागता भागता ये स्टॉक हमको सीधे सीधे जाकर के 443 रुपए के प्राइस पे महज 2 सालों के अंदर तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ गया। इन 2 सालों के अंदर 443 रुपए के प्राइस पर जाने के बाद में ऐसा प्रतीत हुआ था कि यह स्टॉक फिर और बड़ी दूरी पर जाएगा, लेकिन वहां से फिर एक दिक्कत आई और स्टॉक के अंदर भारी करेक्शन देखने को मिला और 443 रुपीज के प्राइस से गिरते गिरते ये स्टॉक हमको 200 रुपीज की 8 रुपीज के लेवल पे भी आता हुआ दिखाई पड़ा। ये घटना यहाँ पे कंप्लीट होती दिखाई पड़ी थी हमको 2023 के बीच में, लगभग सितंबर और अगस्त के महीने के बीच में। उसके बाद में ऐसा प्रतीत होता कि कंपनी कहीं ना कहीं एक डिफॉल्टर बन सकती है और चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसके बीच में खैर कंपनी डीमर्जर के प्लान को लेकर के आई। कंपनी का जो प्राइस एक्शन था वो फिर हमको एक बार पीक पे जाता दिखाई पड़ा और महज 208 रुपए के लो लेवल को स्टॉक ने बीट किया और 2024 के अंत में अगर बात करी जाए तो लगभग अक्टूबर के महीने के आसपास ये स्टॉक हमको 526 रुपए के हाई भी बनाता हुआ दिखाई पड़ा। आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2024 यानी कि बीते हुए साल में इस स्टॉक ने 4 बार 505 रुपए के लेवल को बीट किया, लेकिन ये लेवल्स कंपनी से सस्टेन नहीं हो पाए एक भी बार। और 426 रुपए के लेवल हाई बनाने के बाद में ये स्टॉक हमको इसी साल यानी 2025 में जनवरी के महीने में काफी नीचे गिरता दिखाई पड़ा और इस मार्च के महीने में आते आते इसने 526 से नीचे गिर करके हमको 387 रुपीज के लो नंबर भी दिखाए और बीते हुए 5 दिनों में ये स्टॉक मार्केट के अंदर वापस से एक बड़ी रैली में हिस्सा बनता दिखाई पड़ा। अब आपके साथ में इतने ज्यादा प्राइस एक्शन को डिस्कस करने का जो मेरा रीजन है, अगर मैं उसके बारे में आपसे बात करने की कोशिश करूं तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि वेदांता मार्केट के अंदर एक हाईली वोलेटाइल शेयर की तरह काम करता दिखाई पड़ता है। इस स्टॉक के अंदर लगातार कुछ ना कुछ ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है, कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं जिनका इंपैक्ट इस स्टॉक को बुरी तरीके से प्रभावित करता है और स्टॉक का प्राइस लगातार ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इन बेसिस पे अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करें तो प्राइस एक्शन तो इस स्टॉक के अंदर डेफिनेटली बहुत जबरदस्त देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी हमको देखने को मिली। अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो वो है कंपनी की तरफ से मिलने वाले डिविडेंड। 2020 से लेकर के अगर 2025 की शुरुआत या मैं कहूं 2024 के अंत तक के बारे में बात करना चाहूंगा तो कंपनी अभी तक हमारे पास में लगभग 250 रुपए से ज्यादा के डिविडेंड को डिक्लेयर कर चुकी है। अब आपके स्टॉक की बाइंग क्या थी, आपने स्टॉक को कब लिया, कैसे लिया, आप उसको होल्ड करते नहीं करते, लेकिन हाँ, अगर आप अंदाजा लगाइए कि 526 रुपए के स्टॉक के अंदर आपको 225 रुपए के डिविडेंड मिल चुके हैं, तो इस स्टॉक के पास में डिविडेंड की कितनी ज्यादा वेटेज है इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगभग 40% से ज्यादा के डिविडेंड कंपनी ने महज 4 सालों के अंदर में हमको प्रोवाइड किए हैं। तो ये वो डेटा है जो आपको बताता है कि इस स्टॉक के अंदर रहने के कुछ फायदे जरूर हैं, लेकिन यहां पे कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज भी हैं जिनको आपको फॉलो करने का प्रयास जरूर करना पड़ेगा। ये तो वेदांता का प्राइस एक्शन हो गया।
अब अगर कुछ चीज और के बारे में और ही बात करने की कोशिश करूं जिनके बेसिस पे हम कंपनी के भविष्य में क्या हमको नंबर देखने को मिल सकते हैं, उनकी चर्चा करना चाहें तो कंपनी के अंदर देखिए पॉजिटिव्स भी बहुत सारे हैं और निगेटिव्स भी बहुत बड़े बड़े हैं। इन चीज़ों के बारे में अगर मैं पहले शुरुआत पॉजिटिव से करने की कोशिश करूं तो सबसे पहला पॉजिटिव कंपनी के पास में है इसका बिजनेस मॉडल। कंपनी का बिजनेस मॉडल बेहद मजबूत और बेहद स्ट्रांग है। बेसिकली ये मेटल माइनिंग की एक कंपनी है और बड़े ही वर्ल्ड लेवल पे विख्यात कंपनी के रूप में जानी जाती है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा देशों में फैला दिखाई पड़ता है और कंपनी जो है वर्ल्ड की 6ठे नंबर की माइनिंग फर्म के रूप में जानी जाती है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए एक बड़ा अचीवमेंट कहा जाएगा। हाँ, और अगर इसी के साथ में कंपनी की सब्सिडरी हिंदुस्तान जिंक के बारे में बात करी जाए तो ये भी मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी नामी कंपनी है और एल्यूमिनियम के अंदर जितना भी कंपनी का, माफ कीजिएगा, जिंक के अंदर जो भी कंपनी का बिजनेस होता दिखाई पड़ता है, हिंदुस्तान जिंक उसको काफ़ी अच्छी तरीके से लीड करता हुआ हमको वर्ल्ड लेवल पर दिखाई भी पड़ा हुआ है। इन सबके बीच में अगर एल्यूमिनियम की डिमांड के बारे में बात करें, जिंक की डिमांड के बारे में बात करें, कॉपर बिजनेस जो वेदांता के पास में देखने को मिलता है उसके बारे में बात करें, कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में बात करें, कंपनी के लगातार क्वार्टर बेसिस लगातार रिजल्ट्स के बारे में बात करी जाए, ये सब वो पॉजिटिव चीजें हैं जो कंपनी में लगातार हमको एडेड होते दिखाई पड़ी और कंपनी की परफॉर्मेंस इन सभी सेगमेंट्स में लगातार अप टू द मार्क भी रही है। कंपनी के कुछ और भी चीजों को देखा जाए तो कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंशन के साथ साथ कुछ नए बिजनेसेस के अंदर भी अपना आपको इन्वॉल्व करती दिखाई पड़ी है। सेमीकंडक्टर बिजनेस भी उसके अंदर एक चीज रही है। उसके अलावा कंपनी ग्लास डिस्प्ले बिजनेस में भी अपने आप को लेकर के आई है। कंपनी के अगर डीमर्जर से रिलेटेड बातों कुछ चीज़ों को देखा जाए तो कंपनी एग्जैक्टली अपने आप को 6 और बिजनेसेस के रूप में देखती है, जिनको कहीं ना कहीं कंपनी जो है डाइवर्ट कर रही है, सेग्रीगेट करके अलग अलग आने वाले समय में लेकर के आने वाली, तो बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग भी इस कंपनी में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे कंपनी के डेट के बारे में या मैं कुछ निगेटिव चीज़ों को भी डिस्कस करने की कोशिश करूँ तो कंपनी हैवी डेट से जूझती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसका कारण अगर बात करने की कोशिश करी जाए तो कंपनी ने पास्ट में कुछ बड़े लोन लिए। एग्जैक्टली वेदांता रिसोर्सेज जो कि इनकी लंदन बेस्ड एक नॉन लिस्टेड कंपनी है, उसके द्वारा कुछ हैवी लोन्स मार्केट में लिए गए थे अपने बिजनेस एक्सपेंशन की वजह से। लेकिन उसके बाद में आए हुए 2018 के रिसेशन और 2020 में जो दिक्कतें हमको सबको वर्ल्ड में देखने को मिली, वो कुछ ऐसे कारण बनते दिखाई पड़े कि कंपनी के लिए अपना बिजनेस एक्सपेंशन तो उस लेवल पर नहीं हो पाया, लेकिन साथ ही साथ कंपनी कहीं ना कहीं अपने इन जो पेमेंट थे यानी कि जो डेट थे उनको पे करने में काफी ज्यादा जूझती हुई दिखाई पड़ी। तो अगर वेदांता के अंदर किसी कंसर्न को देखा है तो वेदांता में जो कंसर्न देखने को मिलता है वो यही है कि वेदांता का अभी भी अपने जो बड़े डेट से जूझती दिखाई पड़ रही है। हालांकि इसकी रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान भी कंपनी के द्वारा 2023 में लाया गया। कंपनी ने मार्केट से कुछ अन्य लोन भी उठाए ताकि अपने लोन्स को सिस्टमैटिक तरीके से वापस से रीस्ट्रक्चर करके पेमेंट किया जा सके और उनके ऊपर कंपनी अभी तक सही प्रकार से रिस्पॉन्स भी करती आ रही है। तो ये माना जा सकता है कि कंपनी आने वाले 2027-28 तक अपने सभी के सभी लोन से लगभग मुक्ति पा लेगी। जो फ्रेश लोन्स हैं उनके ऊपर कंपनी आने वाले समय में बिजनेस एक्सपेंशन का काम करती हुई दिखाई पड़ेगी। ये कंपनी के अंदर कुछ चिंताएं हैं, लेकिन कंपनी के अगर शेयर होल्डर ग्रुप में कुछ चीजों को देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे कुछ और भी हाईलाइटेड इश्यूज हैं जो हमको जरूर से जरूर समझने होंगे। देखिए, कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर कई बार हमको चीजें देखने को मिलती हैं जो कि उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं होती जितनी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंटी का इशू जो है वो वेदांता के मैनेजमेंट से देखने को मिलता नजर आया। 2020 में चाहे हम बात कंपनी की डीलिस्टिंग को लेकर के करें, जब कंपनी को मुझे लगता है कि शेयर होल्डर्स के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने ऐसा कुछ ख्याल नहीं किया और अपने डीलिस्ट के प्लान को मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट कर दिया। वो तो खैर LIC का भला हो जिसकी वजह से कंपनी की डीलिस्टिंग फेल हो गई, वरना आज ना हमको वेदांता का स्टॉक मार्केट के अंदर दिखाई पड़ता और ना ही हमारे जैसे स्टॉक होल्डर इस स्टॉक के ऊपर चर्चा करते दिखाई पड़ते। तो ये एक रीजन है जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमको स्टडी में शामिल करना चाहिए। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि मात्र एक ही कारण ऐसा बनता दिखाई पड़ा। इसके बाद में कंपनी फॉक्सकॉन के साथ में मिलकर के 2022-23 के बीच में अपने सेमीकंडक्टर प्लान को भी लेकर के आई, लेकिन वो प्लान भी सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया क्योंकि इनके पार्टनर जो कि फॉक्सकॉन और सेमीकंडक्टर के एक एक्सपर्ट कंपनी के रूप में देखी जाती है, उनके पास में एग्जैक्टली वेदांता का कौन सा पार्ट काम करता दिखाई पड़ेगा, वेदांता की कौन सी फर्म, वेदांता का कौन सा मैं कह सकता हूं कि बिजनेस जो है फॉक्सकॉन के साथ में मिलकर के काम करेगा, इसको भी लेकर के कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और इन्हीं सब चीज़ों से तंग आकर के कहीं ना कहीं फॉक्सकॉन ने अपने हाथ वेदांता ग्रुप के साथ में पीछे खींच लिए और फॉक्सकॉन फिलहाल वेदांता के साथ में अब सेमीकंडक्टर बिजनेस में नहीं है। वेदांता इंडिविजुअल बेसिस पे अपने सेमीकंडक्टर बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा अगर रिसेंट टाइम के बारे में ही बात करें तो NCLT के द्वारा कुछ यहाँ पे खबरें आई हैं कंपनी की एक सब्सिडी के डीमर्जर को लेकर के, जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ में मॉर्निंग में भी करी थी। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा हो, नहीं देखा हो और टाइम हो तो एक बार देख लीजिएगा कि कंपनी की वेदांता की एक सब्सिडरी कंपनी है TSPL, उसके डीमर्जर को NCLT के द्वारा खारिज कर दिया गया, यानी कि पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। और उसके पीछे का जो रीजन है वो भी यही है कि कंपनी
1251 करोड़ रुपए का एक जो इनके ऊपर एक कर्जा था सेप्को के द्वारा, उसको मार्केट में मेंशन नहीं किया था और वो अनट्रांसपेरेंसी की वजह से ही वेदांता माफ कीजिएगा एनसीएलटी के द्वारा टीएसपीएल के उस डीमर्जर को कैंसिल किया गया है, जो कि वेदांता की एक सब्सिडरी है। तो ये 3, 4, 5 घटनाएं ऐसी हमको मार्केट में वेदांता ग्रुप की तरफ से होती दिखाई पड़ी हैं, जो कहीं ना कहीं इसके ट्रांसपेरेंसी को लेकर के भी इश्यू खड़ा करती दिखाई पड़ती हैं। तो आप जब भी इस स्टॉक को स्टडी करें, आपके पास में पोर्टफोलियो में स्टॉक है या नहीं है, आप इसको लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स स्टडी में जरूर शामिल करने चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव्स को देखने की कोशिश करूं तो जाहिर सी बात है कंपनी के पास में मजबूत बिजनेस मॉडल है, स्मार्ट बिजनेस है, कंपनी कहीं ना कहीं एक स्मार्ट बिजनेस मैनेजमेंट के साथ में काम करते दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ कंपनी लगातार अपने बिजनेस एक्सपेंशन पे प्लान काम कर रही है, अपने लोन्स को भी चुकाने के ऊपर काम करती दिखाई पड़ रही है। और अगर यही सब चीजें मार्केट में इस स्टॉक के द्वारा इंप्लीमेंट होती रहती हैं और जिस प्रकार से कंपनी का प्रदर्शन अभी देखने को मिल रहा है, इसी सेम पैटर्न पे कंपनी काम करती दिखाई पड़ती है, तो आने वाले कुछ सालों के अंदर इस स्टॉक के अंदर डेफिनेटली कुछ बड़े रिटर्न बनने की संभावनाएं जरूर बनती हैं। वो बनेंगे नहीं बनेंगे देखिए तो समय बताएगा, लेकिन हाँ अगर इसी प्रकार से कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखती है तो प्राइस एक्शन का ऊपर नीचे होना, मार्केट के वोलेटिलिटी जैसी चीज़ों का होना, यूएस के द्वारा कुछ नए टैक्सेस लगा देना, फिर मार्केट के अंदर कभी कुछ अच्छा बुरा हो जाना, रिसेशन का आना जाना, ये सब तो मार्केट की कहीं ना कहीं चीज़ के हैं जो हमको रोज के रोज देखनी होंगी। लेकिन इन सबके बावजूद भी इस स्टॉक के अंदर काफ़ी एक्शन हमको देखने को मिल सकता है अगर हम सही स्ट्रैटेजी के साथ में इस स्टॉक में बैठे। और वही वाली बात की ये स्टॉक हमारे को चांद तक पहुंचाने की पोटेंशियल भी रखता है अगर इस पैटर्न पे काम करता है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव्स के बारे में बात करने की कोशिश करूं तो डेट यहाँ पे कंसर्न है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो अनट्रांसपेरेंसी है वो भी एक ऐसा कंसर्न है जिसको हमको कहीं ना कहीं अपनी स्टडी में जरूर शामिल करना चाहिए। और ये हमको कहता है कि ऐसे स्टॉक्स में आपको अलर्ट चौकन्ना हर समय रहने का प्रयास करना होगा। मैं आपके साथ में इस स्टॉक को दिन में 1 से 2 बार जरूर डिस्कशन में करता हूँ। बीते कुछ दिनों में तो फिलहाल मेरी चर्चाएं काफी कम होती दिखाई पड़ी, कई दिन वीडियोज भी नहीं आए, वो थोड़ा सा समय की दिक्कत अभी भी चल रही है। लेकिन हाँ, मैं इस पर जब भी चर्चा करता हूँ तो आपसे कहता हूँ कि इस स्टॉक की स्टेप बाय स्टेप हर चीज के ऊपर अपनी नजर बनाकर जरूर रखने का प्रयास कीजिए। इस स्टॉक के पास में अनडाउटेडली हैवी पोटेंशियल है, अगर इस पोटेंशियल का सही उपयोग हो गया तो इस स्टॉक को हम कहीं से कहीं भी पहुंचते हुए देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंसर्न्स भी हैं जो मेजर हैं, जिनको हम नकार नहीं सकते हैं, जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा स्टॉक मार्केट में एक ब्लू चिप कंपनी के रूप में स्टडी नहीं किया जा सकता है। मैं इसको रिस्क फ्री तो नहीं कह सकता, क्या रिस्क फ्री तो मार्केट का कोई भी स्टॉक नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ किसी भी बेसिस पे अगर हम इस स्टॉक की स्टडी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जरूर से जरूर हमको इस चीज को समझना चाहिए कि इस स्टॉक के अच्छे और बुरे दोनों पैटर्न को हमारे रिसर्च का हिस्सा होना चाहिए। प्राइस एक्शन में फिर से कहूंगा कि वो एक ऐसा ही चीज़ है जो नेगोशिएबल है, जिसके ऊपर डिस्कशन को कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा और विस्तार में समझ सकते हैं, मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं, सेक्टर से कंपेयर कर सकते हैं, ग्लोबल सिचुएशन से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी स्टडी का हिस्सा होना चाहिए। पॉजिटिव के रूप में, सबसे बड़ा अट्रैक्शन के रूप में देखा जाए तो इस समय तो डेफिनेटली कंपनी का डीमर्जर हमारे सामने है, जो एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग के बारे में चर्चा करता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक बार होने वाली घटना है। इसके अलावा जो मेजर फैक्टर जो कंपनी में हमारे लिए आकर्षण का कारण है वो है कंपनी का डिविडेंड, वो काफ़ी फैसिनेटिंग है। तो वो भी मुझे लगता है कि हमारे रिसर्च का हिस्सा ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। अब मैं इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अच्छी तरीके से जानने समझने के बाद में इस स्टॉक के ऊपर अपना दाम लगाना पसंद करता हूँ। तो ये मेरी अपनी पर्सनल इंडिविजुअल चॉइस है। जाहिर सी बात है कि हर कोई मेरी पॉकेट से काम नहीं करता है, हर कोई मेरी सोच से काम नहीं करता है। लेकिन आप किसी भी सोच से काम करें, आप किसी भी पॉकेट से काम करें, आप रिसर्च में सारे के सारे चीजें जरूर से जरूर होनी चाहिए। तो इनको अपनी स्टडी का हिस्सा बनाइए, अपने रिसर्च का हिस्सा बनाइए। कोई पॉइंट जो मैंने मिस किया हो उसको आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, कोई फीडबैक है तो उसको यहाँ पे मेंशन करने का प्रयास कीजिए, कोई एडेड इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हैं तो उसको भी हमारे साथ में शेयर करने का प्रयास कमेंट बॉक्स के द्वारा आप जरूर से जरूर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा और आप लोग के साथ में जल्दी मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य स्टॉक की चर्चा करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।